जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। शक्ति बैच के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट जो है वो पूरा करने जा रहे हैं, यानी आज ऑप्टिक्स आपका कंप्लीटली खत्म होने वाला है ना। ये थर्ड लेक्चर है यूनिट वाइज, अगर हम देखें तो, है ना। इस ऑप्टिक्स यूनिट का थर्ड लेक्चर ये है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर होने वाला है। और डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना जो होते हैं लाइट के, है ना, स्कैटरिंग हो गया, डिस्पर्जन हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया, है ना, उससे रिलेटेड ये वाला सारा हमारा लेक्चर है। इस लेक्चर के नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर से, ठीक है ना। उसके बाद आपने बैचेस सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पर शक्ति बैच को सर्च करना है। शक्ति बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब्सक्राइब हो जाएगा जैसे ही आप बाय नाउ बटन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपने क्लासरूम सेक्शन के अंदर फिजिक्स वाले टैब पर आपने टैप करना है, और वहां पर आज की डेट के नीचे आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आज के नोट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 12 इस शक्ति बैच का। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट आता है, जिसके बारे में आप बचपन से जानते हो, थोड़ी थोड़ी बातें 8th क्लास से बल्कि हम जानते हैं, है ना। देखो, डिस्पर्जन का मतलब होता है कि जब व्हाइट लाइट डाली जाती है प्रिज्म पर, व्हाइट लाइट डाली जाती है प्रिज्म पर, तो वो 7 रंगों में सात रंगों में डिस्पर्स हो जाती है, 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है। इसका नाम है डिस्पर्जन। अब स्प्लिट क्यों होती है और व्हाइट लाइट डालने पे ही क्या होता है? तो भैया, व्हाइट लाइट का ये फायदा है कि व्हाइट लाइट जो होती है वो सारे रंगों का मिक्सचर होती है ना। ये बातें हमने थोड़ी थोड़ी ईएम वेव्स जिस टाइम पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पर भी मैंने ये चीज आपसे डिस्कस करी थी। आज हम लाइट को पढ़ रहे हैं, यानी ऑप्टिक्स को पढ़ रहे हैं, तो आज भी मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा कि सारे रंगों का मिक्सचर जो है वो व्हाइट कलर है। यानी व्हाइट कलर इंडिविजुअली कोई कलर नहीं होता, सारे रंगों का जो मिक्स कर दिया जाएगा तो व्हाइट कलर बन जाएगा। जैसे मैंने आपको न्यूटन से डिस्क बताया था, है ना। न्यूटन की डिस्क थी, न्यूटन ने एक डिस्क एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर डिस्क को 7 हिस्सों में डिवाइड किया था, 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। ठीक, हर पार्ट पर कलर कर दिया था VIBGYOR, विबग्योर, और उस चक्के को पकड़ के बहुत तेज घुमाया था, है ना। वो डिस्क को पकड़ के बहुत तेज घुमाया था। जब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 के 7 रंगों को घुमाया गया तो मिक्स होकर के सारे क्या बने? व्हाइट कलर बने। इससे पता चलता है कि व्हाइट कलर जो है वो इन सातों से मिलकर के बना हुआ है। अब ये व्हाइट कलर आपने प्रिज्म पे डाला, ठीक है ना। तो प्रिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी है, ड्यू टू उसकी ऐसी ज्योमेट्री है, जिस वजह से ये 7 रंगों में स्प्लिट कर जाती है और 7 अलग अलग रंग आपको बिखरे हुए दिखते हैं, है ना, डिस्पर्स हुए दिखते हैं। तो इसी फिनोमिना का नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये होती क्यों है उसका भी डिस्कशन अभी करेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखी हुई है। देखो, लिखा हुआ, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म वी गेट 7 कलर्स ऑन अ व्हाइट स्क्रीन, दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो 7 कलर ऑब्टेन होते हैं वो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी विबग्योर, है ना। ये सारे रंग मिलते हैं अपने को। दे कैन रिमाइंड द विबग्योर डिस्पर्जन ऑफ लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स कंटेन्ड बाय व्हाइट लाइट। अब ये डिस्पर्जन क्यों होती है, इसको आप समझना भाई। डिस्पर्जन होने के पीछे कारण क्या है? देखो यार, अगर ये हमारा प्रिज्म है ना, और इसके ऊपर आकर के व्हाइट लाइट गिरती है तो 7 रंगों में बंटने का क्या कारण है? एक्चुअली में जो व्हाइट लाइट गिरी है ना, ये एक वेवलेंथ नहीं है, ये 7 अलग अलग वेवलेंथ है ना। ये 7 अलग अलग वेवलेंथ है। ये जो लैम्डा है ये 7 अलग अलग लैम्डा होगा। वायलेट का लैम्डा अलग, इंडिगो का अलग, ब्लू का अलग, ग्रीन का अलग, येलो का अलग, ऑरेंज का अलग, रेड का अलग, विबग्योर, सातों लैम्डा आकर के गिर रहे हैं एक साथ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? हर लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ठीक है ना। ये जो ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा वो हर लैम्डा के अगेंस्ट अलग करेगा। अच्छा, अलग तो करेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो सबके मुड़ने का एंगल भी क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है ना। क्योंकि स्नेल्स लॉ ये सिखाता है अपने को, स्नेल्स लॉ अपने को ये सिखाता है साइनाई बाय साइनार, साइनाई बाय साइनार, यही होता है ना स्नेल्स लॉ। ये अपने को ये सिखाता है कि भैया यहां पर लैम्डा की भी डिपेंडेंसी होती है, ठीक बात है कि नहीं। अगर लैम्डा में कोई चेंज आता है ना, अगर लैम्डा में कोई, ऐसे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 ऐसे लिखते हैं ना भाई, है ना। तो अगर लैम्डा में कोई चेंज आता है, ठीक है, इसको वैसे फर्स्ट मीडियम को नीचे और सेकंड मीडियम को ऊपर ऐसे लिखना चाहिए ना मैं, ठीक है ना। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो भैया हो क्या रहा है कि अगर ये लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का रेशियो अगर बदलेगा, है ना, तो साइन आई बाय साइन आर भी बदलेगा। सही बात है कि नहीं? अच्छा, आई सबका सेम है तो आर सबका अलग अलग होगा ही होगा, ठीक है ना। आई सबको आपने सेम पे डाला है, लैम्डा वाला पोर्शन यानी आरएचएस जो है वो सबके लिए चेंज हो रहा है। हर रंग के लिए अलग अलग लैम्डा है, हर रंग के लिए अलग अलग लैम्डा है, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का रेशियो भी सबके लिए क्या होगा? अलग अलग होगा भाई, है ना। तो इसलिए आर जो होगा वो सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी सब अलग अलग एंगल पर क्या कर जाते हैं? बेंड कर जाते हैं। सब अलग अलग एंगल पर क्या कर जाते हैं? बेंड कर जाते हैं। तो ये वायलेट है, ये वायलेट कलर हो गया, है ना। तो ये सबसे नीचे मिलता है आपको,
ये सबसे नीचे मिलता है। और लाल रंग कहां मिलेगा, रेड कलर कहां मिलेगा, रेड रंग जो है वो ऊपर मिलेगा, यहां रेड मिलता है, ठीक है, और यहां नीचे वायलेट मिलता है। ठीक बात है ना। ओके, एक बात और करनी है आपसे, एक बात और करनी है। देखो इस व्हाइट लाइट को हम सीधा भी लेके जा सकते थे अगर ये प्रिज्म ना होता तो, हाँ या ना। अगर यहां ये प्रिज्म ना होता तो इसको रोकने वाला कोई था, इसको मोड़ने वाला कोई था, कोई नहीं था। ये लाइट कैसे निकल जाती, सीधी निकल जाती। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आपने बीच में रख दिया प्रिज्म। बीच में प्रिज्म रखने से दो रंग, सॉरी 7 रंग क्या हो गए, अलग पांच पर निकल गए, है कि नहीं। उनमें से 2 मैं यहां दिखा रहा हूं, सारे इनके बीच में, बाकी सारे नहीं दिखा रहा साथ के साथ, है ना। 2 रंग मैं दिखा रहा हूं। तो आप ये चेक करो, आप ये चेक करो कि ये वाला जो एंगल है ना, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने आपको बता रखा है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है और जो बाद वाली लाइट होती है उनके बीच का एंगल होता है। अब इंसिडेंट लाइट ये वाली है ना, ये इंसिडेंट रे है ना भाई, इसको आगे एक्सटेंड किया, और ये वाली इमर्जेंट रे इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो ये वाला जो एंगल आया, ये आया डेल आर, है ना। एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, भटकन का एंगल, है ना। तो भटकन का एंगल आर, और उससे बड़ा एंगल है भटकन का जो कि वी है ना। तो डेल आर जो है छोटा है डेल वी से, ठीक है ना। रेड कलर का डेविएशन कम है, आप चेक कर लो, है ना। रेड का जो डेविएशन है वो कम है, वायलेट का जो डेविएशन है वो ज्यादा है। तो सवाल पूछता है क्यों, तो मैंने इसका भी आंसर आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, फिर से एक बार आपको दोहरा रहा हूं उस चीज को कि भैया डेविएशन उसका ज्यादा होगा जिसका लेमडा कम होगा। लेमडा और डेविएशन में इनवर्स रिलेशन है भाई, ठीक है। तो लेमडा किसका कम है, लेमडा वायलेट का कम है ना, लेमडा जो वायलेट का कम है, ठीक है। और रेड का लेमडा ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है ना भाई। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होती है सारी विजिबल लाइट। तो 400 नैनोमीटर पर होता है वायलेट और 700 नैनोमीटर पर होता है रेड। तो 700 नैनोमीटर यानी वेवलेंथ जो है रेड की वो क्या है, ज्यादा है, और वायलेट की क्या है बेटा, कम है। तो इसीलिए डेविएशन भी रेड की जो है वो कम है, क्योंकि वहां का लेमडा ज्यादा है। दोनों में उल्टा रिलेशन है, जिसका लेमडा ज्यादा उसकी डेविएशन कम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ लाइट मोर इज इट्स डेविएशन, ये वाला भी हमने पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिया। बैंड ऑफ 7 कलर्स को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम पूरा नाम है इसका, है ना। जो ये 7 रंगों का बैंड आपको यहां दिखेगा, यहां आपको व्हाइट लाइट, आपको एक यहां व्हाइट बोर्ड रखना पड़ेगा या व्हाइट स्क्रीन कुछ रखनी पड़ेगी, उस पे आके रंग छपेंगे, तो ये जो छपेंगे सारे वो आपको एक बैंड दिखेगा, उसका नाम है विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। डिस्कस हो गया ये, बढ़ते हैं आगे। स्पेक्ट्रोस्कोप देखो यार, ये क्या करता है कि डिफरेंट लाइट्स को, इसका काम क्या है, डिस्पर्स करवाना, ठीक है ना, मतलब डिस्पर्स होना और उस डिस्पर्जन की स्टडी करना, यानी एंगुलर डिस्पर्जन की स्टडी करता है ये वाला इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। कुछ डिटेल नहीं है इसकी, बस इतना ही आपसे पूछ लिया जाएगा एनडीए के अंदर कि भाई कौन है ऐसा जो स्पेक्ट्रम को स्टडी करता है, स्पेक्ट्रोमीटर उसका नाम है, ठीक है। इतना ही पढ़ाना है इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब भाई ऐसा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर जो होगा वो कैसे पता चलता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये एक बॉटल है, आपको इसका रंग क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना। इसका रंग जो है वो लाल दिख रहा है। लाल क्यों दिख रहा है, इसका रंग लाल क्यों दिख रहा है बेटा, इसका रंग लाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसने लाल रंग हमारी आंख में डाला है। हमारी आंखें जो कैप्चर करती है हमको तो वही दिखेगा। आंखें बंद कर लो, कोई रंग दिखेगा क्या, नहीं। यानी आंखें रिस्पॉन्सिबल है कोई भी कलर देखने के, कुछ भी देखने के लिए आंखें रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक बात है ना। आंखों से अपने को दिखता है। अब इसका रंग लाल क्यों दिख रहा है, तो बेटा लाल रंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस बॉटल पर व्हाइट लाइट आके गिरी है। ध्यान से समझना, यहां आसपास जो है सब व्हाइट लाइट है। ऊपर जो ट्यूब्स लगी है वो व्हाइट कलर की है, नीचे जो स्टूडियो लाइट लगी है वो भी व्हाइट कलर की है। तो व्हाइट लाइट आ रही है, इस पर पड़ रही है, व्हाइट लाइट आई, इस पर पड़ी, है ना। सफेद रंग की लाइट आई, या सनलाइट को इमिटेट कर रहे हैं सारे के सारे, मैंने आपको बताया हुआ है ना। सनलाइट को ही इमिटेशन यानी उसका नकल करते हैं हमारे जो कमरे के ट्यूब लाइट होती है, सीएफएल होता है, एलईडी होता है, व्हाइट लाइट जितनी भी है वो सारी सनलाइट को क्या कर रही है, नकल कर रही है ना। तो व्हाइट लाइट आके इस पे पड़ी। अब व्हाइट लाइट के पास आप जानते हो सारे रंग है, हाँ या ना। व्हाइट लाइट के पास सारे रंग है, यानी सातों के सातों रंग है। तो 7 रंगों में से जो लाल रंग है वो इसके ऊपर पड़ा है ना, वो इस पर पड़ा, और इसने क्या किया, उस लाल रंग को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। मतलब बाकी सारे रंग अपने पास रख लिए। और कौन कौन से रंग थे, विबग्यो, र छोड़ दो, रेड छोड़ दो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सारे रंग इसने अपने पास रख लिए। इसमें एब्जॉर्ब हो गए वो रंग, है ना। छोड़ा क्या, निकाला लाल। इसलिए अपने को लाल दिख रही है, मेरे को लाल इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ी,
इसने सारे रंग अपने पास रख लिया, लेकिन रेड को इसने रिफ्लेक्ट करके मेरी आंख में डाला, रेड को ही रिफ्लेक्ट करके मेरी आंख में डाला। ठीक है ना, ये बातें मैं आपको हीट वाले टॉपिक में बता चुका हूं, है ना, कि हमको काला रंग जो होता है वो गुड अब्जॉर्बर कैसे है। काला रंग गुड अब्जॉर्बर इसलिए भाई, अब ये ब्लैक शर्ट दिख रही है आपको, ये जो टी शर्ट है वो ब्लैक है, क्यों ब्लैक है भाई, ये क्या कारण है ब्लैक होने का, कि इसके ऊपर जो लाइट पड़ी ना, इस पर जो सारी व्हाइट लाइट पड़ रही है ना, ये सारी की सारी अपने पास रख रही है, इसलिए गर्म भी है ये। इसलिए आप सर्दी में पहन के निकल जाओगे काले कपड़े तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी आपको अगर आप काले कपड़े पहन करके बाहर निकल गए तो। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो सारा का सारा ये जो काला कपड़ा ये अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, काला कपड़ा जो है वो लाइट को, रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, व्हाइट जो है वो अब्सॉर्ब नहीं करता। इसलिए जो शेख लोग होते हैं, दुबई के अंदर आपने देखा होगा, सऊदी अरब के अंदर आपने, अरेबियन कंट्रीज के अंदर देखा होगा, है ना, जहां अरब पॉपुलेशन है ना, वहां पर आपने देखा होगा वो रेगिस्तानी इलाके हैं, तो वहां पर व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनते हैं ज्यादातर लोग। ज्यादातर लोग क्या पहनेंगे? सफेद कपड़े पहनेंगे। सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि आपको पता है सफेद रंग जो होता है वो गुड रिफ्लेक्टर है। सारी लाइट पड़ी, सारी लाइट पड़ी और सारी की सारी लाइट आपकी आंख में भेज दी उसने, सारी की सारी व्हाइट लाइट आई और व्हाइट की व्हाइट उसने सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर दी, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। राजस्थानियों का आप वेशभूषा देखना जरा, राजस्थानी लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, उनकी वेशभूषा देखना, पूरे व्हाइट होते हैं। व्हाइट होने का कारण क्या है? व्हाइट कुर्ता, व्हाइट धोती पहनने का कारण क्या है? कि भाई धूप बहुत होती है, तो धूप लगेगी अगर, है ना, तो सफेद कपड़े जो होंगे, है ना, जो कपड़ा सफेद है वो क्या करेगा? गुड रिफ्लेक्टर होगा, वो सारी की सारी लाइट को कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कोई भी रंग अपने को आसपास दिखता है, मान लो ये आपको पीला दिख रहा है, ये पीला क्यों दिख रहा है? ये पीला क्यों दिख रहा है? ये पीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर, मतलब अंदर से इसने, वैसे यहां पर दूसरा सिस्टम है, या तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्क्रीन पर पड़ते हैं तो उससे ये एलईडी चमक करके आपको दिख रही है, वो चीज अलग है। लेकिन वैसे आप समझ सकते हो कि भाई अगर येलो दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? व्हाइट लाइट आई, इसने येलो ही आपकी आंख में डाला। ये रेड क्यों दिख रहा है? रेड ही आपकी आंख में पड़ा। ठीक है ना, ये ब्लू क्यों दिख रहा है? ब्लू ही आपकी आंख में पड़ा। बात समझ में आ गई ना? तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन होना, और इसी से अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर देखने का तरीका यही है। पढ़ लेते हैं एक बार। कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेम एज इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। भाई रंग वही है उस ऑब्जेक्ट का, रंग वही है उस ऑब्जेक्ट का जो रंग उसने फेंका है। असल में वो रंग उसका है ही नहीं, रंग तो कहीं और से आए हैं। आप समझ रहे हो? किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई कलर नहीं होता, किसी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कोई कलर हो ही नहीं सकता। कहां से कलर निकालेगा वो? कलर कहीं से नहीं निकल रहा, दूसरी लाइट आ रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है केवल उसको, वो रिफ्लेक्टर है केवल, इसलिए उसका कुछ ना कुछ रंग दिखता है अपने को। समझ रहे ना बात को? तो इसीलिए रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड रिसीव्ड बाय आवर आइज, हमारी आंख ने वो चीज क्या करी? रिसीव करी। व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ रेड रोज, एक लाल गुलाब पर जब सनलाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट और सनलाइट बात एक ही है, वो पड़ेगी, है ना, तो गुलाब क्या करेगा? सारे के सारे रंग रख लेगा, लाल भेज देगा बस आपकी आंख के अंदर। देखो लिखा हुआ, इट रिफ्लेक्ट्स ओनली वेवलेंथ ऑफ रेड कलर एंड अब्सॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, हेंस इट अपीयर्स रेड। इसलिए वो क्या दिखता है? लाल दिखता है। स्काई नीला क्यों दिखता है? करेंगे बात। ठीक है जी। अब पिगमेंट की बात आती है भाई। तो पिगमेंट क्या चीज होती है? देखो ऐसा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, है ना, उसके पास कोई ना कोई ऐसा केमिकल है, सही बात है ना, जैसे क्लोरोफिल, पत्ती के पास क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का पिगमेंट है। वो क्या करता है? उसकी ये प्रॉपर्टी है कि लाइट को एब्सॉर्ब करूंगा और ये वाली लाइट भेजूंगा और ये वाली नहीं भेजूंगा। ये कौन डिसाइड करता है? पिगमेंट डिसाइड कर रहा है। समझ गए ना? पत्ती का पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो अब हुआ क्या कि भाई हरी पत्ती क्यों दिख रही है? व्हाइट लाइट पड़ी आकर के, पिगमेंट ने क्या बोला? ग्रीन निकल यहां से, बाकी सारे रख लिए, ग्रीन को बोला निकल पहली फुर्सत से, तो ग्रीन कलर पहली फुर्सत से निकल गया और लोगों की आंखों में पड़ा, है ना, और जो रंग आंखों में पड़ेगा वही पत्ती दिखेगी, वही पत्ती का रंग दिखेगा। इसलिए पत्ती का रंग क्या दिखा? हरा दिखा। समझ गए बात को? तो ये पिगमेंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि इट इंपार्ट्स कलर टू द ऑब्जेक्ट्स। यही है जो ऑब्जेक्ट को क्या देता है? कलर देता है। जैसे हम डाई करते हैं चीजों को, है ना, डाइंग करते हैं, तो डाई क्या है? वो डाई भी यही है, पिगमेंट एक तरह का। कपड़े कोई भी होते हैं डाई होते हैं, वो सब पर प्रिंटिंग होती है, फूल वूल बनाते हैं चदरों पर, है ना, और अपने पर्दों पर, वो क्या है? वो पिगमेंट लगाना ही है उसके ऊपर, डाइंग करना ही है उसकी। ठीक बात है? समझ में आ गई बात, है ना? हाँ देखो यार, हाँ, a pigment absorbs most of the colors of white light and reflects one or more colors। अब यही होता है भैया, पिगमेंट क्या करेगा? व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट में से कुछ लाइट रख लेगा, कुछ लाइट भेज देगा, कुछ कभी मिक्स करके भेजता है तो अलग अलग रंग दिखते हैं। कभी पिंक दिखता है, कभी डार्क ग्रीन दिखेगा, कभी डार्क ब्लू दिखेगा, है ना, और मिक्सचर हो करके अलग अलग रंग भी दिख सकते हैं।
हाँ, बड़ी हैरान करने वाली बात है, हैरान करने वाले कलर दिखते हैं और वो कलर आपको याद भी करने हैं। एनडीए के अंदर वो कलर आपको याद भी करने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो जो बता रहा हूं सारी फैक्चुअल बातें हैं, नोट करते जाना है आपने, ठीक है, नोट करते जाना है। एक रेड रोज है ना, जो कि लाल अपीयर होता है सनलाइट के अंदर, लेकिन अगर आपने उसको ग्रीन लाइट में देखा तो काला दिखेगा। वो ग्रीन लाइट में अगर देखा तो वो काला दिखेगा। अ रेड पिगमेंट इन रोज एब्सॉर्ब्स द ग्रीन लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स नथिंग। बात समझ में आ गई आपको। रेड पिगमेंट जो है रोज के अंदर, वो क्या कर रहा है, उसने ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब कर लिया और कुछ नहीं छोड़ा। यानी अगर आप बल्ब कर दो बंद, व्हाइट वाला जो बल्ब था उसको आपने बंद कर दिया, आपने ग्रीन कलर का बल्ब जला रखा है, ग्रीन कलर का बल्ब जला रखा है, और रेड रोज है आपके पास जो कि व्हाइट लाइट में रेड दिखता था, अब वो काला दिखेगा। ग्रीन लाइट में वो काला दिखेगा, जो व्हाइट लाइट में रेड दिखता था वो ग्रीन लाइट में काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस पिगमेंट के पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, होंगे कुछ बायोकेमिकल्स ऐसे, जिस वजह से उसने क्या किया, रंग सारे रख लिए अपने पास। ग्रीन कलर आया था, सारा का सारा रख लिया, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं करेगा तो ब्लैक दिखेगा। सो रेड रोज अपीयर्स ब्लैक। एक और देखो, एक येलो फ्लावर है, एक येलो फ्लावर है, व्हाइट लाइट के अंदर अगर पीले रंग का फूल होगा, व्हाइट लाइट के अंदर अगर पीले रंग का फूल आपको दिख रहा है तो उसको लाल रोशनी में देके आओगे ना, तो देखो क्या होगा, येलो फ्लावर अपीयर्स रेड इन रेड लाइट। रेड में लेके आओगे वो अपना पीला पूला सब भूल जाएगा, वो सिर्फ रेड दिखाएगा, वो सिर्फ रेड दिखाएगा। जो व्हाइट लाइट में पीला फूल था वो रेड लाइट में रेड कलर का हुआ। ठीक है, बात समझ में आई। कुछ ऐसी चीजें हैं नेचर के अंदर। दिस इज बिकॉज येलो पिगमेंट इन द येलो फ्लावर कैन नॉट एब्सॉर्ब रेड लाइट एंड हेंस रिफ्लेक्ट्स द रेड लाइट। क्योंकि येलो पिगमेंट जो है येलो फ्लावर के अंदर, वो रेड लाइट को एब्सॉर्ब नहीं कर पाया, रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट जो कर देगा वो दिखेगा, बात खत्म। ठीक है, कुछ प्राइमरी कलर्स हैं बेटा जी, है ना, जिसको हम जानते हैं आरबीजी बोलते हैं, सुना होगा आपने, रेड ब्लू ग्रीन, है ना, बचपन में पढ़े हैं सब चीजें आपने। रेड प्राइमरी कलर्स क्या होता है, सेकेंडरी कलर्स क्या होता है, सबसे यूकेजी नर्सरी के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं शायद, है ना, वहां पर मतलब दिखा तो दी जाती हैं, पढ़ाते हैं बेशक ना हो, दिखा तो देते ही है ना। ये प्राइमरी कलर है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कलर्स, ठीक है ना। प्राइमरी कलर वो होते हैं जो दो या दो से अधिक रंगों को मिक्स करके ना बनाए जा सकें। देखो लिखा हुआ, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कलर्स, यानी इनको ऑब्टेन किया नहीं जा सकता, नेचर के अंदर ये हैं, नेचर के अंदर ये तीन रंग पहले से हैं, ऐसा कह सकते हो आप। मिक्स करके बनाए नहीं जा सकते ये रंग। कौन कौन से हैं? रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, आरबीजी, आरबीजी है ना, रेड ब्लू ग्रीन, आरबीजी, ठीक है। और जब आप इनको मिक्स करोगे तो व्हाइट हो जाएंगे। यानी क्या मतलब बना इस बात का? इसका मतलब यह बना कि भैया विबग्योर जो और ज्यादा स्कैटर्ड है, जो और ज्यादा थोड़ा सा और ज्यादा फैला हुआ स्पेक्ट्रम है ना, उसको इकट्ठा करोगे व्हाइट बनेगा। वो सब आरबीजी में से ही निकला है, वो रेड ब्लू ग्रीन में से निकला है ना। बाकी आप गूगल कर करके देख सकते हो भाई कौन किससे बना हुआ मिलकर के, वो सब आ जाएगा। कलर कोडिंग आपको पता आती है, हैश FF010T, ये चीजें होती है। देखो यहां पर भी है, ये देखो दिख रहे होगे यहां पर कोड, है ना। हर रंग का अपना कुछ कुछ कोड है, हर रंग के अपने अलग अलग कोड होते हैं। सही बात है कि नहीं? तो ये मिक्सचर ही है, मिक्स कर करके बनाए गए हैं सारे रंग ये, है ना। तो रेड को, आर बी और जी को जब भी आप जोड़ोगे क्या बनेगा? व्हाइट कलर बनेगा, बनना ही चाहिए, प्राइमरी कलर है, बनना ही चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर तो देखो भाई, सेकेंडरी कलर किसको बोलते हैं? सेकेंडरी कलर उसको बोलते हैं जब दो प्राइमरी कलर को, ठीक है ना, दो प्राइमरी कलर को क्या किया जाए? मिक्स किया जाए और कोई नया कलर बनाया जाए। व्हेन टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्स्ड, न्यू कलर जो बनेगा उसी का नाम होगा सेकेंडरी कलर। उसी का नाम क्या है? सेकेंडरी कलर। जैसे सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। शायद आप लोग, मुझे नहीं पता, प्रिंटिंग आपने कभी होती हुई देखी है? आई डोंट नो, आपके अगर जानकारी में कोई हो, फोटोकॉपी वाला जानकारी का कोई हो, या प्रिंटिंग करता हो कोई, है ना, कार्ड्स की प्रिंटिंग, बोर्ड्स की प्रिंटिंग, तो वो पूछते हैं कि भाई कितना सियान रखना है, कितना मजेंटा रखना है, कितना येलो रखना है, कितना ब्लैक रखना है। सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, CMYB, CMYB, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। ये सियान है, ये मजेंटा है, ये येलो है, ब्लैक है। कैसे बनता है? दो दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके, दो दो प्राइमरी कलर मिक्स होते हैं, इन्हीं को मिक्स करके बनता है सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। इसको मिक्स करके फिर अनगिनत रंग बन सकते हैं। आपने अखबार देखा है क्या? न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर को ढंग से देखना, उसके बॉटम में कहीं ना कहीं जाकर के ना चारों रंग बने होंगे, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, चार रंग होंगे उसके। कहीं कहीं पंफलेट देखा आपने, पंफलेट के नीचे कहीं कोने बना होता है, चार रंग बने होंगे उसके अंदर। कोई पंफलेट हो, अखबार में इश्तिहार आया हो, जो रंगीन इश्तिहार हो, है ना, उसमें आप देखना कोने में कहीं ना कहीं जरूर बना होगा रंग, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ये चार रंग बने होंगे। ठीक है ना। तो ये कैसे बनते हैं? लाल और ब्लू को मिक्स करेंगे, मजेंटा बनेगा। लाल और ब्लू को मिक्स करेंगे,
ठीक है, ये वायलेट जैसा जो बन रहा है ना, रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे, ठीक है, रेड और ग्रीन को तो येलो बनेगा, ग्रीन और ब्लू को करेंगे तो सियान बनेगा। ठीक है, सियान जो है वो ऐसा रंग होता है, इसमें सही से आया नहीं है, इसमें सही से आया नहीं है, सियान कलर कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह का ब्लूइश सा, ठीक है ना, ब्लूइश सा होता है सियान। ठीक है, सियान, मजेंटा, ठीक है, येलो और व्हाइट, हाँ ठीक है, व्हाइट। प्रिंटिंग जो होती है उसमें ब्लैक कलर भी यूज होता है शेड देने के लिए, शेड देने के लिए। ठीक है ना, व्हाइट का मतलब हो गया सारे, आर प्लस बी प्लस जी आपने तीनों को ऐड कर दिया, और इसका मतलब कोई कलर नहीं, नो कलर, है ना, नो कलर। ब्लैक का मतलब तो नो कलर होता है, व्हाइट का मतलब ऑल कलर्स। ठीक है ना, सियान आता है ग्रीन और ब्लू को ऐड करके, रेड और ग्रीन को ऐड करोगे तो येलो आएगा, रेड और ब्लू को ऐड करोगे तो मजेंटा आएगा। ठीक है ना, तो ये तीन प्राइमरी कलर थे, उन्हीं को अलग अलग बार मिक्स करके अलग अलग रंग बना लिए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग रंग बना लिए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं भाई? ये देखो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन है, ये सब आप बेटा याद करना है, पूछ सकता है एनडीए के अंदर। ठीक है ना, ये कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स का ऐसा मिक्सचर है ना, जो व्हाइट कलर बना देंगे, व्हाइट कलर बना देंगे, या कोई और कलर भी बना सकते हैं। देखो जरा, देखो जरा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एनी टू कलर्स आर सेड टू बी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इफ दीज कलर्स प्रोड्यूस व्हाइट व्हेन मिक्स टुगेदर। मिक्स करने पर क्या बन जाते हो? सफेद बन जाते हो, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है ना, यानी मिक्स करने पर 100% आ जाते हो। कॉम्प्लीमेंट्री आप समझते हो क्या चीज होती है ना, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा ऐड करोगे क्या बन जाएगा? थीटा और 90 माइनस थीटा में ऐड करोगे क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही ऐसे रंगों को ऐड करके, ऐसे दो रंगों को ऐड किया तो व्हाइट बन जाए, उसने उन दो रंगों को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जैसे येलो और ब्लू को अगर मैं ऐड करूं तो व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, येलो और ब्लू को ऐड करूं तो व्हाइट बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे यहां देखो, ये देखो, रेड ग्रीन ब्लू आप जानते हो व्हाइट होता है ना, और रेड और ग्रीन क्या होता है? येलो होता है कि नहीं? अब ये देखो, आपको बात समझ में आएगी। देखो बेटा क्या हो रहा है, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन मिलकर के येलो बनाते हैं ना, ये देखो, रेड और ग्रीन मिलकर के येलो बनाते हैं, है ना, रेड और ग्रीन मिलकर के येलो बनाते हैं। येलो में ब्लू जोड़ दोगे व्हाइट बन जाएगा, क्योंकि येलो है किस चीज का? रेड और ग्रीन का ही तो है। येलो जो है वो रेड और ग्रीन से ही तो आया है, उसमें ब्लू और जोड़ दोगे तो व्हाइट बन जाएगा। ये बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। बाकी और भी पढ़ सकते हो आप ऐसी, मजेंटा में ग्रीन जोड़ दोगे व्हाइट बन जाएगा। देखो मजेंटा किसका बना हुआ? रेड और ब्लू का। ये देखो मजेंटा किससे मिलकर बना? रेड से और ब्लू से। तो रेड है, ब्लू है, ग्रीन और जोड़ दो, मजेंटा में ग्रीन और जोड़ दो, व्हाइट बन जाएगा, है ना। इसके अंदर ग्रीन जोड़ने से, ग्रीन जोड़ने से व्हाइट बन जाएगा। इसके अंदर रेड है, ग्रीन है, ब्लू जोड़ने से, है ना, ब्लू जोड़ने से व्हाइट बन जाएगा। ये ग्रीन और ब्लू है, इसमें रेड जोड़ने से व्हाइट बन जाएगा। ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो बात को? ठीक है ना, ऐसे हो रहा है। ठीक है, रेड और ग्रीन में ब्लू जोड़ दिया, ब्लू, रेड और ब्लू में यानी मजेंटा में ग्रीन जोड़ दिया, और सियान में रेड जोड़ दिया। ये देखो सियान में क्या जोड़ दिया? रेड जोड़ दिया, व्हाइट बन गया। ठीक है, तो इन कलर्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। एक एक उठा लिया, एक एक उठा लिया इसमें से, मजेंटा, येलो, सियान, ये उठा लिए, इसमें एक में ग्रीन, एक में ब्लू, एक में रेड, फिर से जोड़ करके व्हाइट बन जाएगा ये, है ना। तो इन कलर्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रंग। ओके जी, बढ़े आगे। दस द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हो गए? येलो और ब्लू, मजेंटा और ग्रीन, और सियान और रेड, है ना। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? व्हाइट कलर ही बनाएंगे, सफेद रंग ही बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो प्राइमरी पिगमेंट किसको कहते हैं? येलो, सियान और मजेंटा, ये तीन क्या किया गया? When these three primary pigments are mixed in equal proportion, a black pigment is obtained। यानी किस किस को मिला करके ब्लैक बन रहा है? सियान, मजेंटा और येलो को। ठीक है ना, ये ब्लैक जो है, ये ब्लैक जो है ना, सियान, मजेंटा और येलो को मिला करके ब्लैक बना लिया जाता है। ये सारी चीजें नोट करते जाना आपने। ठीक है, सारी चीजें आपने नोट करते जाना, किसको मिला के क्या बन रहा है। ठीक है, इक्वल पोर्शन मिलाएंगे तो ब्लैक पिगमेंट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो लिखा हुआ येलो पिगमेंट, सियान पिगमेंट, मजेंटा पिगमेंट मिलकर के हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, बिकॉज दिस मिक्सचर ऑफ पिगमेंट्स अब्सॉर्ब ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स नथिंग सो इट अपीयर्स ब्लैक। मतलब आप समझ गए बात को? सारे के सारे रंग आकर के पड़ेंगे, कोई भी रंग रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कोई भी रंग रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, नहीं कि सारे के सारे क्या हो गए? एब्सॉर्ब हो गए, और सब अगर एब्सॉर्ब हो गए हैं तो आपको ब्लैक दिखेगा। तो आर बी जी जोड़ा जाएगा तो व्हाइट आएगा, सियान, मजेंटा, येलो जोड़ा जाएगा तो ब्लैक आएगा। ठीक बात है? आई होप आपको बात समझ में आई।
ठीक है, ये एक टेबल भी दी हुई है, पढ़ सकते हो आप इसको भी। ठीक है, सियान और येलो को जोड़ेंगे ग्रीन आ जाएगा, सियान मैजेंटा को जोड़ेंगे ब्लू आ जाएगा, येलो मैजेंटा को जोड़ेंगे रेड आ जाएगा, है ना। ये सारे पीछे ही थे, वही है, सेम टू सेम। ठीक है, बात आती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर, बात आती है स्कैटरिंग की। देखो स्कैटरिंग क्या चीज होती है, स्कैटरिंग होती है, वैसे रेले नाम के एक इंसान थे, उन्होंने ये रूल दिया था, रेले स्कैटरिंग का रूल दिया था। क्या रूल दिया था उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर कोई लाइट आ रही है, उसका कुछ ना कुछ लैम्डा है, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, उसका कुछ ना कुछ लैम्डा होगा। कह रहा उस वेवलेंथ के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर का अगर डायामीटर का पार्टिकल आ गया, मतलब लैम्डा और डी कंपेरेबल हो जाएं, ये ना हो कि बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए दोनों, ये ना, ये मत समझना कि डी बहुत बड़ा हो गया लैम्डा बहुत छोटा, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कंपेरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यानी ये भी 10 की पावर -2 तो ये भी 10 की पावर -2, वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर चलेंगी, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो चलेगा कोई भी, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लगभग क्या होना चाहिए, बराबर। ये भी 2 डेसिमल के बाद आया, ये भी 2 डेसिमल, इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो कंपेरेबल क्वांटिटीज होनी चाहिए, है ना, किसकी, लैम्डा की और डी की, जो वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो सुनो क्या होगा, लाइट है पार्टिकल पर पड़ी, लाइट आई पार्टिकल पर पड़ी, पार्टिकल ने वो लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, लाइट को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। सर अब क्या होगा, अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो नेक्स्ट पता क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि अब पार्टिकल डिसाइड करेगा कि भाई उस लाइट का मुझे क्या करना है। ठीक है ना, अब पार्टिकल डिसाइड करेगा कि उस लाइट का मुझे क्या करना है। देखो होता क्या है, मान लो 7 रंग आ रहे हैं, लेट अस सपोज 7 रंग आ रहे हैं, ठीक है ना, 7 में से रेड की वेवलेंथ पसंद आ गई पार्टिकल को, रेड की वेवलेंथ पसंद आ गई पार्टिकल को, तो पार्टिकल क्या करेगा भाई, अपने साइज के हिसाब से वेवलेंथ चुन ली उसने, उस वेवलेंथ को पकड़ लेगा, उस वेवलेंथ वाली लाइट को पकड़ लेगा, पकड़ ली, एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद क्या करेगा पता है, सब दिशाओं में स्कैटर कर देगा उसको, सब दिशाओं में भेज देगा उसको। ये डिस्पर्जन नहीं है बेटा, डिस्पर्जन क्या था, डिस्पर्जन होती है प्रिज्म से, एक जगह पड़ी 7 रंगों में बटी, स्प्लिट होकर के आगे गई, दैट इज डिफरेंट। यहां क्या हुआ है, पार्टिकल है छोटा सा, एटमॉस्फेयर का पार्टिकल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, बहुत छोटे लेवल पर बात हो रही है, ये बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पर बात हो रही है, मॉलिक्यूल है छोटा सा, एयर का, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, वाटर वेपर हो सकता है, उसके ऊपर लाइट आके पड़ेगी, और जो उसका साइज होगा, उसका साइज अगर वेवलेंथ के साइज के कंपेरेबल हुआ, उस वेवलेंथ से उसको पकड़ लेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, उसके बाद स्कैटर कर देगा सब दिशाओं में उसको, है ना। तो जहां जहां वो स्कैटर होकर जाएगा, जिस जिसकी आंख में पड़ेगा उसको देखेगा वही रंग है भाई, ये तो वही रंग है। ऐसे आपको स्काई दिखता है ब्लू, और ऐसे स्काई दिखता है रेड भी, जब शाम होती है सुबह होती है। एक बार पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। When light passes through a medium and falls on the particles of the medium, it gets scattered in all directions. देखो इतनी डिटेल में बातें यहां लिखी भी नहीं है जितनी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, कोई नहीं, आप समझ गए बात को, है ना। सब दिशाओं में क्या करेगा, स्कैटर कर देगा लाइट को। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वेवलेंथ। ये भाई इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है, कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ना, लाइट की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो वेवलेंथ के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो इंटेंसिटी घटेगी, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो इंटेंसिटी घटेगी। स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ इट्स स्कैटरिंग। ठीक है, जितना ज्यादा लैम्डा कम होगा, स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है, जितना ज्यादा लैम्डा कम होगा, स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है। ठीक है, तो समझ लेना इस बात को कि भाई लैम्डा जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी, मतलब आपको दिखेगी, स्कैटर होगी, दिखेगी नहीं। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कितनी पावर से लाइट आ रही है, कितनी तेज लाइट आ रही है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है ना भाई। तो लैम्डा बड़ा होने से, ठीक है, स्कैटरिंग पर फर्क पड़ता है, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी पर फर्क पड़ता है, ठीक बात, स्कैटरिंग इंटेंसिटी पर फर्क पड़ता है। अगर लैम्डा ज्यादा हुआ तो स्कैटरिंग कम होगी, है ना। ऐसी ब्लू कलर ऑफ द स्काई आप समझ सकते हो कैसे, सन ने क्या किया, सारी लाइट भेजी, उसने तो 7 के 7 रंग भेजे, लेकिन एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स ने डिसाइड किया कि भाई लैम्डे छोटे वाले कौन से हैं, तो छोटे लैम्डे किसके होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू के, पकड़ा, स्कैटर कर दिया उनको, पकड़ा और स्कैटर कर दिया। बस इस तरीके से अपने को स्काई क्या दिखता है, नीला दिखता है। स्काई के नीला दिखने के पीछे कारण कौन है, सन है कारण। सन ना होता तो स्काई भी आपको ब्लू नहीं दिख सकता था, है ना, क्योंकि आप रात को बताओ मुझे, क्या स्काई आपको नीला दिखता है, बताओ जरा, रात को स्काई नीला दिखता है क्या, नहीं दिखता, काला दिखता है, डार्क दिखता है। क्यों, क्योंकि सन ही नहीं है, सन नहीं है तो लाइट भेजेगा कौन, भेजेगा कोई नहीं, तो स्कैटर भी नहीं होगी,
बात समझ में आ गई ना, स्कैटर भी नहीं हो पाएगी, पार्टिकल्स को कोई मिलेगा नहीं स्कैटर करने के लिए। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर ऑफ व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन गेट्स स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स बिकॉज ब्लू कलर है स्मॉलर वेवलेंथ। बात खत्म हो गई भैया, लैम्डा कम है ब्लू का, है ना, तो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए पूरे में आकाश क्या दिखता है आपको, नीला दिखता है। पूरे में आकाश क्या दिखता है आपको, नीला दिखता है। कारण यही है उसके पीछे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सन लुक्स रेड एट द सनसेट एंड सनराइज। अब सन जो है वो सनसेट और सन यानी सुबह और शाम में लाल क्यों दिखता है? लाल दिखने के पीछे क्या कारण है भैया? सन भी लाल दिखता है, स्काई भी लाल दिखता है। वजह क्या है इसके पीछे की? तो वजह यह है बेटा, इसकी वजह यह है इसकी बेटा कि अर्थ से दूरी सन की थोड़ी ज्यादा है ना। और शाम के टाइम पर सन रहता है यहां, सुबह के टाइम भी सन रहता है यहां, है ना। तो यहां से चल के यहां आने में, यहां तुम खड़े हो, यहां से चल के यहां आने में बाकी सारी लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है। सिर्फ कौन चल के आती है ना, वायलेट लाइट जो वो भी क्या कर गई, स्कैटर कर गई। ब्लू लाइट भी है वो भी क्या कर गई, स्कैटर कर गई। ठीक है, और ग्रीन लाइट भी है वो भी क्या कर गई, स्कैटर कर गई। येलो भी थोड़ी बहुत स्कैटर कर गई इधर उधर, है ना। दूर तक कौन चल के आएगी? तो दूर तक जो चल के आती है वो आती है लाल, दूर तक चल के आती है वो आती है ऑरेंज, है ना। तो दूर तक जो चल के लाइट आएगी वो वही आएगी जिसका लैम्डा बड़ा है ना, जिसका लैम्डा ग्रेटर होगा, जिसका लैम्डा बड़ा होगा, जो कि किसका है, ऑरेंज का और रेड का। इनके लैम्डे क्या है, बड़े हैं, है ना। तो यही दूर तक जाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो इन्हीं का ज्यादा ट्रेवल होगा। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, रेड कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट ड्यू टू इट्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना भैया। यहां स्कैटर हो ही नहीं पाया, इस वाले स्काई में लाल रंग स्कैटर हो ही नहीं पाया, दूर तक चल करके आया। ठीक है, पढ़ लो एक बार। रेड कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट ड्यू टू इट्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हेंस रेड लाइट इज एबल टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस। देखो साफ साफ लिखा हुआ भाई, जो मैं तब से बोल रहा हूं वो साफ साफ लिखा हुआ है कि रेड कलर ने क्या किया, रेड लाइट इज एबल टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा दूर तक जो रंग जा रहा है वो लाल ही जा रहा है। इसलिए डेंजर सिग्नल भी किसके बनाए जाते हैं, लाल के बनाए जाते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछा भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज द पोजीशन ऑफ सन इज लोअर इन द स्काई एंड हेंस इट लुक्स ऑरेंजिश रेड, है ना। आप जानते हो उसको ऑरेंज रेड दिखता है। क्यों? भेज तो सारे रंग रहा है वो, फैक्ट तो वो सारे रंग रहा है, लेकिन फिर भी लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाल ही दूर तक चल करके आया और हमारी आंख में घुसा। जो आंख में घुसेगा वही तो दिखेगा, हाँ कि ना, है ना। यही डेंजर सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं, उसके पीछे भी कारण है भाई, क्योंकि लाल रंग दूर से दिखेगा। जो रेड लाइट है वो रेड क्यों है, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो रेड क्यों है, ताकि दूर से दिखे भाई हाँ लाल बत्ती है, भाई धीरे चलना है, थोड़ा सा रोक के चलना है, लाल बत्ती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे। रेनबो की बात आती है। अब रेनबो तो बातें सारी डिस्पर्जन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, देखो भाई बूंद ऐसी है, ठीक है, इसके एक एज पर, बूंद के एक एज पर व्हाइट लाइट पड़ती है। व्हाइट लाइट का मतलब ऑल कलर्स, व्हाइट लाइट का मतलब सारे रंग, है ना। आप सारे रंग आकर के पढ़े, ठीक है ना, सारा रंग आकर के पढ़े, लेकिन सबसे नीचे कौन सा मिलेगा आपको, वायलेट मिलेगा, है ना। तो सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा आपको, रेड मिलेगा। अब ये रेड भी टकरा करके आया, है ना, और ये वायलेट भी टकरा करके आया। ठीक है, अभी ऐसे निकले और रेड भी ऐसे निकला, आंख में गिरा, है ना, ये आंख है, आंख में गिरा, तो आंख में गिरा तो सामने की तरफ लिखेगा आपको, मतलब बूंदों पे ही आपको क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। यानी सातों रंग जो है वो इस तरीके से इसी के बीच में आ जाएंगे, इसी के बीच में जो है वो सातों रंग अवेलेबल हो जाएंगे, आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सन्स लाइट इन नेचर, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स ऑफ कंसेंट्रिक कलर्ड सर्कल्स इन द स्काई। बहुत अच्छे से डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो इसको, है ना, नोट्स मैंने छोड़ दिए यहां पर, है ना। When sun's light falls on raindrops act as tiny prism, ये छोटे छोटे प्रिज्म की तरह से एक्ट करते हैं, और डिस्पर्जन को कॉज करते हैं। The essential condition for observing a rainbow is that the observer must stand with his back towards the sun। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, कि जिस दिशा में सूरज होगा ना उस दिशा में आपको रेनबो नहीं दिख सकता। क्यों? अरे सन का चौंधा इतना ज्यादा है, सन की लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि रेनबो की इंटेंसिटी कुछ नहीं है, फीकी है उसके आगे। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि अगर सूरज इस तरफ है तो रेनबो इस तरफ दिखेगा, है ना। आपको बैक करके खड़ा होना पड़ेगा सूरज की तरफ, तब आपको रेनबो बढ़िया दिखेगा। ठीक है ना, तो रेनबो को ऑब्जर्व करो तो ध्यान रखना कि ऑब्जर्व कैसे करना है। सन की तरफ देखोगे रेनबो होगा ही नहीं, वहां सन की तरफ रेनबो होगा ही नहीं। ठीक है ना, सन कहां है, सन तो यहां है,
सन तो इधर है, ये व्हाइट लाइट किससे आ रही है? सन से तो आ रही है। ये व्हाइट लाइट जो आ रही है किससे आ रही है? सन से आ रही है। और रेनबो कहां दिख रहा है? जस्ट उसके अपोजिट। सन की तरफ नहीं दिखेगा आपको रेनबो, अपोजिट तरफ दिखेगा, है ना। यहां से लाइट आई सन की, ऐसे फैली, ऐसे चली गई, तो यहां रेनबो बनेगा। तो आप ऐसे खड़े होकर रेनबो को देख सकते हो, क्योंकि ऐसे लाइट आपकी आंख में गिर रही होगी आकर के, पीछे सन से लाइट आई और ऐसे आंख में आगे गिरी, तो सामने दिखेगा आपको रेनबो, ऐसा होगा। ठीक, यहां पर 3 फिनोमेना होते हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। देखो 3 फिनोमेना जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिनोमेना नंबर 1 यहां होता है, फिनोमेना नंबर 2 इस जगह पर होता है, ठीक है, और फिनोमेना नंबर 3 यहां होता है, फिनोमेना नंबर 3 यहां होता है। 3 फिनोमेनन होते हैं, नाम सुन लो उनके क्या क्या है। पहले फिनोमेनन का नाम है, पहले फिनोमेनन का नाम है डिस्पर्जन, ठीक है। सबसे पहला जो यहां पर हुआ है, नंबर 1 जो हुआ है, उसका नाम है डिस्पर्जन। हो सकता है ऑर्डर पूछ ले, पूछता भी है, पूछता भी है, एमसीक्यू के अंदर हो सकता है ऑर्डर पूछ ले आपसे ये, है ना। तो डिस्पर्जन पहले, सबसे पहले क्या हुआ यहां पर? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बटी पहले तो लाइट। दूसरे नंबर पर क्या हुआ? दूसरे नंबर पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है ना। कुछ कुछ जगह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, कुछ कुछ जगह पर इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कि भाई सर हम टीआईआर देखेंगे, आईआर देखें, आईआर भी तो टीआईआर का ही पार्ट है भाई। ठीक है, तो इसमें लड़ाई क्या है ना। और तीसरा नंबर पर जो है वो रिफ्रैक्शन है, जो तीसरे नंबर पर हुई है उसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्ट होकर के फाइनली वो क्या करेगी? बाहर निकल के आएगी लाइट, ठीक है ना। ये सिस्टम है। तो ये था रेनबो, ठीक है। थोड़ी सी वेव ऑप्टिक्स की बातें कर लेते हैं ऐसे ही, बस मतलब डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स नहीं है, थोड़ी सी ऐसी बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है, लाइट को अपन वेव भी मानते हैं ना, लाइट को हम भी तो कहते हैं कि वो वेव है, जरूरी थोड़ी कि रे बोलेंगे, वेव भी बोलते हैं लाइट को। तो अगर लाइट वेव है तो क्या, तो क्या, तो ये जो वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन चल रहा है। अगर मान लो ये वेव की वेलोसिटी है ना, वेव अगर इस तरफ आगे बढ़ रही है तो ऐसे ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ऐसे ऑसिलेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे 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 ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन का प्लेन दिखा रहा हूं मैं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस दिखा रहा हूं, ठीक है, और ये दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन है, ठीक है ना। ठीक है जी। तो एक डांस होता है इस पे, वो मैं करके दिखाता हूं आपको, है ना, सभी लोग करते हैं फिजिक्स वाले, तो हम भी कर देते हैं, ठीक है। देखो सीन क्या है, सीन ये है कि भैया इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, देखो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे कर रहा है और ऐसे कर रहा है ना, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे वेव आगे बढ़ रही है, इस तरफ वेव आगे बढ़ रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन है ना, और वेव इस दिशा में आगे बढ़ रही है, समझ गए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव है ये। तो लाइट क्या है? लाइट एक ईएम वेव है भाई। लाइट क्या है? लाइट एक ईएम वेव है। उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड इतनी है 3 × 10⁸ मीटर पर। वो सेम है जो फोटोन माना था ना, फोटोन वाली थ्योरी कोई वेव थ्योरी में भी 3 × 10⁸ है ही स्पीड मानते हैं वेव की भी, वेव की भी स्पीड बोल रखी है। आगे अब सुनो भाई, वेव फिनोमेना से क्या क्या समझाया जा सकता है? वेव फिनोमेना से समझाया जा सकता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सुपरपोजिशन, मतलब बहुत सारी बातें जो रे से नहीं समझाई जा सकती थी वो सब की सब वेव से समझाई जा सकती हैं भाई, वो सब की सब वेव से समझाई जा सकती हैं, है ना, है ना। उसके मैंने आपसे एसएचएम के अंदर जब पढ़ाया था थोड़ी सी बातें तब करी थी पोलराइजेशन के बारे में, यहां भी पोलराइज होती है। वहां पर मैंने बोला था लाइट को पोलराइज किया जाता है पोलराइजर रख के, ठीक है ना, और इंटेंसिटी को चेंज करते हैं एनालाइजर रखते, पोलराइजर एनालाइजर। आप लोगों ने पोलराइड इफेक्ट जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं क्या चीज होती है। देखो ऐसे चश्मे आते हैं जो धूप के अंदर काले हो जाते हैं, देखे हैं वो चश्मे आपने? ऐसे चश्मे आते हैं जो धूप में काले हो जाते हैं, ऐसा जो ये जो है ना इस तरह का नहीं रहता, वो हल्का सा काला हो जाएगा, तो लाइट की इंटेंसिटी जो वो पड़नी बंद हो जाएगी, है ना। दिस इज द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन जैसा ही है, पोलराइजेशन के अंदर भी यही होता है।
कुछ लाइट के वेक्टर को कट कर लिया जाता है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड के कोई भी, मतलब ठीक है ना, उस वेक्टर को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ओवरऑल इंटेंसिटी घट जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कम पहुंचता है आंख तक, कम पहुंचता है तो कम तकलीफ होती है आंख को, ठीक है ना। तो इसलिए काले चश्मे वो पोलरॉइड्स हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। आपने देखे होंगे काले चश्मे लगाए जाते हैं जब आंखों का ऑपरेशन होता है ना, तो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर भैया काला चश्मा नहीं उतारना, आपने काला चश्मा लगा के रखना है, तेनू काला चश्मा जचदा है ना। उस टाइम जचाना पड़ता है उसको जानबूझ के, क्यों, क्योंकि लाइट अगर ज्यादा आएगी आंख पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ज्यादा होने से लाइट का जो रेटिना का ऑप्टिकल सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी तो उसको सेंस करने की पावर रखती है रेटिना, तो रेटिना को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब, इसलिए काला चश्मा लगा करके उसको रोका जाता है। वो पोलरॉइड इफेक्ट ही एक तरीके का, ठीक है ना। तो ये बाकी सारी जो चीजें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये 12th के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, एनडीए के अंदर इसकी नीड नहीं है। कभी सीडीएस वीडियोस पढ़ाएंगे तो भाई बता देंगे आपको, यहां नीड नहीं है सब बताने की, ठीक है ना। बढ़ा जाए आगे। हाँ जी, सुपर पोजिशन क्या चीज होती है, तो ऐसा यार मैं इंटरफेरेंस पैटर्न और वाईडीएससी वगैरह नहीं बताने वाला, वो बहुत ज्यादा डिटेल्स है ना। आप बस इतना समझ सकते हो थ्योरेटिकली इंटरफेरेंस को, ठीक है, कि क्या होता है, जिस तरीके से साउंड इंटरफेयर करती है, दो वेव्स आकर के साउंड की इंटरफेयर करती है ना, उस तरीके की लाइट की भी दो वेव्स आकर के इंटरफेयर करती है, जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये एक फिनोमिना है जो देखने में आता है हर वेव के अंदर, जितनी भी वेव्स हैं उन सब में, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो चाहे वो नॉन मैकेनिकल वेव हो, इंटरफेरेंस सब में देखने में आती है। लहरें अगर उड़ रही हैं, लहरें अगर उठ रही हैं समुद्र के अंदर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस देखने में आती है, साउंड में देखने में आती है, लाइट में देखने में आती है। तो वही बात मैं यहां कर रहा हूं कि इट इन्वॉल्व्स द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स एट अ पॉइंट इन द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जिस मीडियम में हम चल रहे होते हैं, है ना, जिस मीडियम में लाइट चल रही होती है, उसी मीडियम में एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर दो लाइटें क्या कर रही होती है, एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रही होती है। मतलब कहीं इंटेंसिटी ज्यादा कर देंगी, कहीं इंटेंसिटी कम कर देंगी, कहीं ऐसा फील होगा कि इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है, कहीं ऐसा फील होगा कि इंटेंसिटी बहुत घट गई है, कहीं बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा, कहीं बिल्कुल रोशनी दिखाई देगी। ये इंटरफेरेंस है, ये इंटरफेरेंस है ना। डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट होता है इसका, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, वाईडीएससी बोलते हैं उसको। उसके अंदर फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन किया जाता है, फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन किया जाता है। पहले बिल्कुल व्हाइट पट्टी आती है, फिर ब्लैक आती है, फिर व्हाइट पट्टी, फिर ब्लैक पट्टी, फिर व्हाइट पट्टी, इस तरह का इंटरफेरेंस देखने में आता है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लाइट कैसे देखने में आता है, तो यहां लिखा हुआ व्हेन दीज लाइट वेव सुपरपोज क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ द रिजल्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेयरएज मतलब एक लाइट का मान लो ये ऐसे वेव चल रही है, ऐसे वेव चल रही है ना, तो इसका क्रस्ट, ठीक है, किसी दूसरे के क्रस्ट से आकर के मैच कर गया, और इसका ट्रफ किसी दूसरे के ट्रफ से आके मैच कर गया, तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ऐसे हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक वेव में दूसरी वेव आकर के ऐसे गिरे, ठीक है ना, तो मैथमेटिकली मैं आपको नहीं बता सकता ये सब चीजें, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल्स हो जाएंगी वो, है ना। तो क्या होगा कि फ्लैट हो जाएगी, बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी नहीं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी ही नहीं। बात समझ गए ना, यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है, और यहां पर होगी ही नहीं। तो यहां पर क्या दिखेगा, ब्लैक पट्टी दिखेगी, काला काला दिखेगा वहां पर, जहां पर भी आप पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे वहां ब्लैक पट्टी दिखेगी, और जहां पर ज्यादा इंटेंसिटी होगी वहां पर ज्यादा ब्राइट दिखेगा, है ना, ज्यादा ब्राइट दिखेगा वहां पर। तो इस तरीके का पैटर्न देखने में आता है। तो जहां पर ये मिल करके एक दूसरे को उठा देते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां एक दूसरे को काट देते हैं, ये ट्रफ पे क्रस्ट पड़ जाए, क्रस्ट पे ट्रफ पड़ जाए, वहां होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी। यहां पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। कलर्ड सोप बबल्स, आपने देखे होंगे जो सोप बबल होते हैं उसमें से कलर दिखता है, साबुन के जो बुलबुले होते हैं उसमें से रंग दिखते हैं अलग से अलग, है ना, रेनबो सा बनता दिखता है, वो इंटरफेरेंस है, कुछ पैटर्न दिखते हैं, इंटरफेरेंस है वो, है ना। अच्छा, कहीं पर तेल बिखर जाए अगर, या पेट्रोल निकल गया है सड़क पे कहीं और बारिश पड़ गई है वहां पर मान लो, तो वहां पर भी आपको क्या दिखता है, रंग बिरंगी पैटर्न दिखता है, वो रंग बिरंगा पैटर्न भी इंटरफेरेंस की वजह से है, ठीक है। फॉर दिस थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस इज यूज्ड इन होलोग्राफी, 3 डायमेंशनल। चलो ठीक है, सब ये सब ठीक है, लिख दिया हुआ ऐसे ही, है ना। पोलराइड्स मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है ना, पोलराइजेशन क्या चीज होती है। पोलराइजेशन में मान लीजिए कोई वेव है इस तरह की, है ना, इस तरह की कोई वेव है, उसको एक पोलराइजर
एक पोलराइजर लगा करके, ठीक है ना, ऊपर वाली ही ये वाली को पास करने दिया, ये वाली कट गई, जो ये वाली है, इस वाले प्लेन में जो फील्ड थी वो कट गई है ना, सिर्फ ये वाले प्लेन में से आगे निकलेगी। तो जब आगे बढ़ेगी ना, ये आगे बढ़ेगी तो सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा। जो इधर वाला था वो कट गया, सिर्फ इधर वाला था जो वो रह गया, है ना। इसको बोलते हैं पोलराइजिंग। इससे क्या होता है, इससे इंटेंसिटी कम हो जाती है लाइट की, ठीक है ना। इंटेंसिटी कम होने का मतलब है कि कम दिखेगी लाइट, कम जाएगी लाइट, कम पास होगी लाइट उसमें से, ठीक है ना। इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये पोलराइजेशन था। तो आप पढ़ सकते हो कहां कहां पर इन कैलकुलेटर्स, वॉचेस, लेटर्स, नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय एलसीडी। Polarization of scattered sunlight is used for navigation in solar compass in polar regions of earth where magnetic compass becomes non-functional, ठीक है। CD player, polarized laser beam, कई जगह पर पोलराइजेशन यूज होता है, वो बता रहा है ये, ठीक है। कुछ क्रिस्टल्स के अंदर उसको स्टडी करना होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी, लैटिस की जो स्टडी करनी होती है सॉलिड स्टेट के अंदर, वहां पर भी लाइट डाल करके स्टडी करी जाती है, कौन सी लाइट निकल के बाहर आई है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑप्टिकली किस तरीके से वो बना हुआ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, उसको भी स्टडी किया जाता है इसी से। पोलराइजेशन ही उस टेक्निक के अंदर काम आती है, ठीक है ना। वही लिखा हुआ एबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल और मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन ऑफ, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पर जो ये रखा जाता है नेचुरली अगर आपको इसको करना हो तो निकोल प्रिज्म के साथ इसको करते हैं। तो उससे पता चलता है कि भैया लाइट की इंटेंसिटी कितनी बाहर निकली है, तो अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा क्रिस्टल का, वो सब पता करने के लिए है ये। बाकी यहां पर भी आप देख सकते हो क्या क्या हो रहा है। ऑप्टिकल स्ट्रेस एनालिसिस, विंड शील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, आपने देखे होंगे काले शीशे कराते हैं जो, वो काले शीशे भी असल में पोलराइड का ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ओके, बात आ गई है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, उसमें से एक तो आपको पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक पढ़ना सिंपल माइक्रोस्कोप, एक पढ़ना आपको टेलीस्कोप, ठीक है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हाँ एस्ट्रोनॉमिकल वाला, और आपने एक जो माइक्रोस्कोप पढ़ना है वो पढ़ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स और डायग्राम की आपको नीड नहीं है, आपको सीधा सीधा सीडीएस के अंदर भी बोल रहा हूं मैं बात, सीडीएस एयरफोर्स के अंदर भी, एनडीए के अंदर तो रिस्की है, नहीं पूछा जाता, एनडीए के अंदर तो पूछा जाता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बाकी एग्जाम, बाकी डिफेंस एग्जाम्स के अंदर भी सिर्फ फॉर्मूला भी पढ़ करके चले जाओ तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सुन लेते हैं एक बार क्या है कि माइक्रोस्कोप अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो दो प्रकार के माइक्रोस्कोप हो गए, एक हो गया सिंपल और एक हो गया कंपाउंड। कंपाउंड आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल से थोड़ा बेटर होगा, बिल्कुल बेटर है, हजार गुना, 10,000 गुना ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है पता है, ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, देखो ये होता है छोटी सी फोकल लेंथ का, ठीक है, छोटी सी फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, आपने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, लाइट निकली है ना, इस फोकस से पास हुई, ठीक है, और यहां से भी पास हुई, है ना, ऐसे पास हुई, है ना, और कहीं पीछे जाके मिल गई, तो आपको ये मैग्नीफाइड दिखा नहीं दिखा, जल्दी बताओ, ये मैग्नीफाइड दिखा नहीं दिखा, छोटा सा ऑब्जेक्ट था लेकिन उसकी इमेज कैसी दिखी, बड़ी सी दिखी भाई, बड़ी दिखी। तो ये क्या है, ये माइक्रोस्कोप ही तो है, ये माइक्रोस्कोप का ही तो काम कर रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर रहा, 4 गुना कर देगा, 10 गुना कर देगा, बस इतना ही कर पाता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप हजार गुना मैग्नीफाई करता है, 10 हजार गुना मैग्नीफाई करता है, 10 की पावर 4 मैग्निफिकेशन ऐसी जाती है इसकी, ठीक है ना, कंपाउंड की। ओके, तो पढ़ लेते हैं एक बार। अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, इट इज यूज्ड टू सी द डिटेल्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, है ना, डिटेल्स देखने के लिए यूज होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। जो आपके हाथ में ऐसा वाला होता है, ये वाला, है ना, इस तरीके का, जासूसों के जो हाथ में होता है ये वाला, समझ गए ना, ये वाला, इसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को निकालने का, मैग्नीफाइंग पावर को निकालने का ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। इसमें डी क्या होता है, डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दे रखा होगा ये, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो भी उस इंसान का है। वैसे 25 सेंटीमीटर होता है, शायद आप ये बात जानते होंगे, है ना, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। 25 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है ना। तो कुछ अलग भी हो सकता है, तो डी उस हिसाब से यहां पर आपने रखना है। फोकल लेंथ ही उस लेंस की है, एम निकल के आ जाएगा कितना होगा, है ना, जितना भी एम होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये देखो लिखा भी हुआ, डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है ना।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है भाई? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अब ऐसा है कि दो लेंस होते हैं। यहां पर एक लेंस है ना, वहां पर दो लेंस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के हल्का फुल्का रफली दिखा देता हूं, पूरी पूरी ज्योमेट्री नहीं दिखा सकता भाई मैं, है ना। दो तरह के ऐसे लेंस होते हैं। एक क्या करता है, यहां कहीं बना देगा इमेज को, यहां कहीं इमेज को बना देगा, फिर इसकी बनी इमेज को कहीं यहां दोबारा से इतनी बड़ी इमेज बनेगी, दोबारा से इतनी बड़ी इमेज बनेगी। कुछ इस तरीके का बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, तो छोटा सा ऑब्जेक्ट था, इस लेंस ने उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसने और बड़ा कर दिया। ठीक है ना, तो अलग अलग पोजीशंस पर रख करके इसको देखा जाता है कि भाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन के लिए रख रहे हैं या इन्फिनिटी रख रहे हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग। ठीक है ना, लेकिन मोटा मोटी ये फॉर्मूला सबका एक ही है, ये फॉर्मूला सबका एक ही है, काम का फॉर्मूला बहुत ज्यादा ये। ठीक है, क्या कहता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहता है भाई, ये फॉर्मूला कहता है भाई कि अगर आपने पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालनी है अगर, तो क्या करो पता है? दोनों की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। दोनों की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो। कौन दोनों? एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होगा आईपीस। भाई यहां आंख रखोगे ना देखने के लिए, तो ये आंख वाला लेंस है तेरा, और ये ऑब्जेक्ट वाला लेंस है जहां आपने ऑब्जेक्ट को रखा था देखने के लिए। ठीक है ना, और ये आईपीस है। तो आईपीस की मैग्निफिकेशन को बोलते हैं एमई, और ऑब्जेक्टिव लेंस की, यानी ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रखा हुआ है उसको बोलते हैं एमओ। एमओ इंटू एमई, बस मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, इसकी डेरिवेशन होती है लंबी चौड़ी, कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स के साथ वो निकाली जाती है। तो भाई वो करवाने का समय आप जानते हो कि नहीं है, तो इसलिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, अब टेलीस्कोप की बात आती है, तो टेलीस्कोप किस काम आता है भैया? दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आता है। और दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या भाई? किसी आप पहाड़ पर खड़े हो, वहां से कहीं दूसरा दूर का लैंड देख रहे हो, है ना। एक कमरे से कहीं दूर की बिल्डिंग को देख रहे हो आप, है ना। स्कोप जो लगाते हैं, 8x का स्कोप, वही सारी चीजें, है ना, समझ गए ना, पबजी। ठीक है ना, तो वो वाला जो टेलीस्कोप होता है उसका नाम क्या है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल यानी लैंड को देखना चाहते हो। एस्ट्रोनॉमिकल क्या है भैया? ऊपर, ऊपर। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब स्टार्स को देखना, प्लैनेट्स को देखना, उनकी हलचल को देखना, तो वो वाला। ठीक है ना, तब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। तब जो ऑब्जेक्टिव लेंस लिया जाता है बड़ा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को वो कैप्चर करना चाहता है। जितना बड़ा, आपने हबल टेलीस्कोप अगर देखा हो, जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है इस दुनिया का, आप सर्च करना उसको देखना, आप देखोगे जो बाहर वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बहुत बड़ा है, उसका अपर्चर बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, और इसका अपर्चर छोटे से छोटा होना चाहिए। किसका? आई पीस का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा, आई पीस छोटे से छोटा। ठीक है ना, इन दोनों पर डिपेंड करती है कि मैग्निफिकेशन क्या होगी, मतलब कितना क्लियर आपको दिखेगा, कितना क्लियर आपको दिखेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप केपलर ने बनाया, गैलीलियन टेलीस्कोप गैलीलियो ने बनाया। थोड़ा सा ही फर्क है भाई, 1-2 साल के अंदर डेवलपमेंट हुई है ना। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कन्वेक्शन इज लार्ज फोकल लेंथ बट आई पीस ऑफ कन्वेक्स इज शॉर्ट फोकल लेंथ। ये देखो लिखा हुआ है, लार्ज फोकल लेंथ वाला होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि उसने ज्यादा लाइट को कैप्चर करना है ना, और आई पीस जो होगा वो शॉर्ट फोकल लेंथ का होगा, कोई दिक्कत नहीं। गैलीलियन वाले में क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस इज द कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ बट आई पीस, सेम बात लिखी हुई है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ये रही। क्या करा? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को डिवाइड कर दिया आई पीस की फोकल लेंथ से। आई पीस वाले लेंस की, कन्वेक्स लेंस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, दोनों को क्या कर दिया? आपस में डिवाइड कर दिया, मैग्नीफिकेशन निकल करके आ गई। ठीक है, इतना सिंपल, इतना सिंपल। ठीक है ना, और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से लेके यहां तक की लेंथ अगर आपने निकालनी हो, मान लो ये आपका टेलीस्कोप है इस तरह का, है ना, यहां से लेके यहां तक की अगर आपने लेंथ निकालनी हो, तो इसकी फोकल लेंथ प्लस इसकी फोकल लेंथ, यानी एफओ और एफई, दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। आप दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। देखो लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब, ट्यूब की लेंथ कितनी होगी? एफओ और एफई दोनों को जोड़ दो। ठीक है ना, और गैलीलियन की भी वही है। पेरिस्कोप की बात हमने लास्ट टाइम करी थी, ऐसे करके पेरिस्कोप होता है इस तरह का, है ना, इस तरह का। यहां भी एक मिरर रखा होता है और यहां भी एक मिरर रखा होता है, तो लाइट आती है ऐसे, लाइट आती है ऐसे, इस पे टकराती है और फिर इससे निकल के चली जाती है ना, तो वो इसको पेरिस्कोप बोलते हैं। जो अपना सबमरीन वगैरह के अंदर यूज करते हैं नेविगेशन में देखने के लिए कि सामने से कोई दुश्मन तो नहीं है, कौन है कौन नहीं है, वो वाली बात है ना, सिंपल बात है। ठीक है जी, आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं भाई। तो एनडीए के क्वेश्चन है, दिख ही सकता है आपको क्या क्या पूछा क्या नहीं पूछा, आप देखते जाओ, बस देखते जाओ। ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स मेनली इन डेजर्ट्स
इन डेजर्ट्स ड्यूरिंग हॉट समर, है ना, तो क्या दिखता है बताओ जी, क्या आंसर है इसका? डेजर्ट्स में क्या दिखता है? तो भाई TIR दिखता है, याद है ना, TIR टोटल इंटरनल रेफ्रिजरेशन दिखती है। मिराज बोलते हैं जिसको, तो मिराज क्या है? मिराज इसी का तो एप्लीकेशन है TIR का, ठीक है, बढ़ो आगे। हाँ जी, हाइपरमेट्रोपिया कैसे ठीक करते हैं प्रेसबैपिक? ये तो आसान बहुत क्वेश्चन है भैया। हाइपरमेट्रोपिया ठीक किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस लगा के, हमने बात करी थी लास्ट क्लास में इस चीज की। मायोपिया कॉनकेव लगा करके, प्रेस बायोपिया बाइफोकल लेंस से, कैटरैक्ट सर्जरी से, है ना। तो आप टिक कर सकते हो जोन सा आपको ठीक लगे इसमें से। इसे करो भाई। Which one of the following statements is correct about the magnification of an optical telescope? तो भैया एक टेलीस्कोप है ना, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है? FO by FE होती है ना यार, FO by FE होती है। तो क्या बोल रहा है? कह रहा है मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। आईपीस के बढ़ाने से मैग्निफिकेशन बढ़ेगी नहीं, गलत लिखा हुआ है, तो ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ, तो ये तो फॉल्स है। मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही है भैया, फोकल लेंथ बढ़ाने से मैग्निफिकेशन बढ़ेगी। डज नॉट डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ऐसा भी नहीं है, फॉल्स है। मैग्निफिकेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ को डिक्रीज मैग्निफिकेशन, अच्छा इसको इंक्रीज करने से गिरेगी। तो दोनों ठीक है यार, दोनों ठीक है भाई, दोनों ठीक है, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है। इसको देखो भाई, रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा होता है भैया? डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस ना, डिस्पर्जन आंसर है इसका, तो है ना, 7 रंग में बटेगी तभी तो दिखेगा आपको, तभी तो दिखेगा आपको। Which one of the following statement is not correct? झूठ कौन सा है बताना आपने। Human eye is a refracting system containing a diverging, नहीं डाइवर्जिंग लेंस नहीं होता भैया, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ह्यूमन आई के अंदर तो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, तो यही नॉट करेक्ट है, यही नॉट करेक्ट है ना। इनकरेक्ट बताना, झूठ बताना आपने। दूसरा पढ़ लेते हैं, रेटिना ऑफ ह्यूमन आई कंटेन्स मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव कॉल्ड रोड्स एंड कॉन्स, ठीक है, विच कन्वर्ट लाइट इनटू, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, ये एकदम ट्रू है। एवरी इमेज दैट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना इज अपसाइड डाउन, ये भी ट्रू है। वी नीड बोथ आईज टू जज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली, बिल्कुल ठीक बात है, ये सारी बातें एकदम सही है। देखो आई के बारे में बात कर रखी है, इसके अंदर आई के बारे में बात कर रखी है। आप जानते हो आई के अंदर जो पार्ट आपने पढ़ना है, पार्ट आपने पढ़ने है ना, उसमें से बाहर वाला कॉर्निया है, उसके बाद आइरिस और प्यूपिल है, ठीक है ना। प्यूपिल इसमें से ये होल होता है, इस होल का नाम प्यूपिल होता है ना। जिस छेद में से लाइट आंख के अंदर जाती है उस छेद का नाम प्यूपिल है। उस छेद को जो बंद करेगा और खोलेगा उसका नाम आइरिस है, उसका नाम आइरिस है। सुनते जाना, देखते जाना, ठीक है ना। जिस छेद को जो बड़ा करेगा, छोटा करेगा, है ना, प्यूपिल को जो कंट्रोल करेगा उसका नाम क्या है? आइरिस है। उसके बाद आता है लेंस, और लेंस के साथ जुड़े रहते हैं सिलरी मसल्स। देखो इतनी ज्यादा थ्योरी है कि मैं लेक्चर में कवर ही नहीं कर पाता हूं, 3 लेक्चर लेने के बाद भी हम कवर नहीं कर पाए, तो क्वेश्चनों में कवर करने की कोशिश उसको चल रही है, ठीक है ना। तो भाई प्लीज बियर विद अस, ऐसा ही है भैया, अभी तो फास्ट ट्रैक चलना है तो क्या करें। अब डिटेल कोर्स अगर हो तो पढ़ाया जा सकता है ना, जल्दी में तो फिर आपको झरोका दिया, झलक दी जा सकती है ना। वैसे आपको ये चीजें आती होंगी मैं मानता हूं, है ना, रिवीजन आप इतना तो कर बैठे होगे अब तक, है ना। और ये पीछे क्या होती है? रेटिना होती है। रेटिना के पास 2 तरह के सेल्स होते हैं, रॉड और कोन। कोन होते हैं कलर वाले और रॉड होते हैं इंटेंसिटी वाले, कि डिम लाइट है कि ब्राइट लाइट है। कुछ बच्चे मतलब ऐसे जीव जंतु हैं जो डिम लाइट के अंदर पढ़ नहीं पाते और डिम लाइट के अंदर घूम नहीं पाते, फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते। अगर इंटेंसिटी कम हो गई, जैसे कबूतर है, आपने देखा होगा कबूतर के लिए जैसे ही शाम का 5 बजता है या 6 बजते हैं वो अपना शांत हो जाता है, उसके बाद उसके बस की नहीं होती, है ना, उसके बाद उसकी उड़ना उसके बस की नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके लिए अंधेरा हो चुका होता है। लेकिन हम लोग तो रात में भी काम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास रॉड सेल जो है वो ज्यादा है, मतलब हम कम लाइट में भी काम कर सकते हैं, यानी हमारे पास रॉड सेल जो है वो इंटेंसिटी सेंस करने वाले ज्यादा है, तो कम इंटेंसिटी में भी अपन काम चला लेते हैं क्योंकि हमारे पास रॉड सेल जो ज्यादा है, हमारे पास कौन सेल भी ज्यादा है, हम कलर भी अलग अलग देख लेते हैं। तो इंसानों के पास ये दोनों ज्यादा है, रॉड भी और कोन भी, है ना। मनुष्यों के पास ये दोनों बहुत ज्यादा है, कोन भी रॉड भी, ठीक है। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके पास कोन सेल कम है तो वो कलर ब्लाइंड होते हैं, माने कुछ ही कलर उनको दिखेंगे, सारे दिखेंगे नहीं उनको, है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो ये बातें यहां लिखी हुई हैं, बी में सारी बातें लिखी हुई है, तो एकदम ट्रू बात है ये। एवरी इमेज दैट इज फोकस्ड ऑन रेटिना इज अपसाइड डाउन। क्यों ना हो? अपसाइड डाउन क्यों ना हो, बताओ मुझे, क्यों ना हो? एक कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है बेटा, और कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है यहां पर, है ना। इस पर जब भी लाइट पड़ती है, आप जानते हो भाई, आप जानते हो भाई क्या होती है ये इन्वर्ट होती है ना, उल्टी होती है ना, ये उल्टी हो रही है भाई, उल्टी हो रही है ना। तो इसीलिए
ये भी ट्रू है, ठीक है ना। वी नीड बोथ आइज टू जज द रिलेटिव, हाँ बिल्कुल सही बात है भैया। दो आंखों का क्या फायदा है, एक आंख से भी तो काम चल जाता, एक आंख से काम नहीं चलता, मतलब एक आंख से काम ही चलता, मजा नहीं आता। दो आंखों के लिए चाहिए मजे, मतलब दो आंखें अगर हैं आपके पास तो आपको मजे आएंगे। कैसे मजे आएंगे, सुनना आप, सुनना भाई कैसे मजे आएंगे। देखो, दो आंखें अगर होंगी ना तो आप ये देख पाओगे, ये रिलेट कर पाओगे कौन सी चीज आगे पड़ी है, कौन सी चीज पीछे पड़ी है। एक बात, टक्करें कम होंगी आपकी, चोट कम लगेगी। दो आंखों का ये फायदा एक। दूसरा फायदा, आपको 3 डायमेंशंस जो दिखती हैं वो दो आंखों से दिखती हैं। 3 डायमेंशंस चीजें, मतलब आप चीजों की डेप्थ पता कर पाओगे। आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाएगी, आपको डेप्थ पता नहीं चल पाएगी। आपको हाइट LBH में से एक डायमेंशन है जो पता नहीं चल पाएगी। आइडिया आपको होगा, लेकिन आप नए युवक हो, अगर आपने पहली पहली बार वो चीज देखे तो आपको उसकी पूरी लेंथ ब्रेड्थ हाइट यानी तीनों डायमेंशन जो वो दिख नहीं पाएंगे। यानी 3D इफेक्ट जो है वो दिखाती है दो आंखें। तीसरा फायदा दो आंखों का, सुनना, तीसरा फायदा ये है, तीसरा फायदा ये है कि जब एक आंख बंद होती है ना तो हमारा एरिया ऑफ व्यू कम रहता है। मुझे यहां से लेके यहां तक ही दिख रहा है बस, ये वाला इधर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये वाली आंख मेरी बंद है। यहां खोल लूंगा ना, यहां खोल लूंगा तो मुझे 150 डिग्री दिखना शुरू हो जाएगा, यहां से यहां तक एक बार में, यहां से यहां तक 150 डिग्री दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन एक आंख बंद करते ही कुछ कम हो जाएगा, ये कुछ कम हो जाएगा, तो एक आंख कम करते ही आधा हो जाएगा सीधा। बात को समझ गए ना। तो ये फायदा होता है दो आंखों का, दो आंखों का, ठीक है ना। ट्रू है ये भी। ह्यूमन आइज रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग डाइवर्जिंग लेंस, ये गलत लिखा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ए ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। Focal length of an objective lens of a telescope is 50 centimeter. If the magnification of the telescope is 25, then the focal length of the eyepiece. देखो यार, आप जानते हो कि ये एक टेलीस्कोप है ना, और टेलीस्कोप के अंदर है ना, ऊपर लिया जाता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, नीचे लिया जाता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये देखो चेक कर लो, FO अपॉन FE, देखा था ना ये फॉर्मूला, सीधा लगाओ, FO डिवाइड बाय FE। M कितना है, तो मैग्निफिकेशन बता रखी है 25 है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दी हुई है आपको 50, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आपसे पूछे, ऊपर जाएगा 25 नीचे, दो आंसर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर इज द आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो एनडीए का। सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर अ शॉर्ट व्हाइल आफ्टर इट सेट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब ये भी देख लेते हैं एक बार क्या होता है। देखो ऐसा है, ये धरती है, धरती के आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, और एटमॉस्फेयर की हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, वेरी करता है, चेंज होता है, ठीक है। म्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, वेरी करता है। उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा सर कि ये जो होराइजन है ना, और आप यहां पर खड़े हो, चलो इधर खड़े हो, ठीक है जी, और अभी सुबह का टाइम है, अभी सुबह का टाइम है, सूरज अभी उगा नहीं है, सूरज अभी उगा नहीं है, सूरज जो है वो होराइजन से नीचे है। भाई जो चीज होराइजन के नीचे होगी वो डूबी होगी, और जो होराइजन से ऊपर होगी, होराइजन का मतलब होता है क्षितिज, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ऐसा लगता है कि धरती और आकाश दोनों मिल रहे हैं वहां पर, उसका नाम होता है होरिजन, ठीक है ना। तो ये होराइजन लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो सन से जो लाइट आती है वो इस एटमॉस्फेयर में घुसेगी और बेंड कर जाएगी। अब ये सर बेंड क्यों कर गई, बेंड इसलिए कर गई क्योंकि भाई इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वैक्यूम का तो है ही नहीं, वैक्यूम का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ही नहीं, है कि नहीं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी म्यू यहां पर है ना। और ये डेंसर हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा तो ये किस तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो मुड़ करके आंख में जाती है। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई सन आपको ऊपर दिखेगा, उससे होगा कि सन आपको ऊपर दिखेगा, यानी सन जो है वो पहले से ही दिखना चालू हो जाता है, अभी उगा भी नहीं होता, एक्चुअली में उगा नहीं है सन, एक्चुअली में सन उगा नहीं है, लेकिन उगा हुआ दिखने लगेगा आपको पहले से ही। इसको बोलते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, ठीक है ना, अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, और ये होती है रियल पोजीशन ऑफ सन। तो ये रियल है और ये अपरेंट है ना। अब ये हुआ क्यों, ये हुआ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर ने क्या कर दिया, लाइट को रिफ्रैक्ट कर दिया। इसका आंसर बी है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पूछे तो भी यही आंसर है। अच्छा जी, when a beam of light passes through a glass prism, the color of light beam that deviates the least, सबसे कम डेविएट कौन सी होती है, रेड होती है ना, याद करो, याद करो। यहां सबसे नीचे जो मिलता है आपको वायलेट मिलता है ना, इधर जो आपको मिलेगा वो वायलेट मिलेगा, है ना, और ऊपर जो आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ऊपर जो आपको मिलेगा कौन सा मिलेगा, रेड मिलेगा, है ना। तो डेविएशन आप चेक कर लो, अब डेविएशन आप चेक कर लो, ये देखो, ये डेल आर है, ये कम है, ये डेल वी है, ये ज्यादा है ना। डेल वी इज मोर, डेल आर इज लेस, ठीक है। तो रेड में
रेड में लीस्ट डेविएशन होती है, रेड में लीस्ट डेविएशन होती है। अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। तो भैया 2020 का क्वेश्चन आया हुआ एनडीए का। अगर लेमन आपको बड़ा दिख रहा है तो उसके पीछे कारण रिफ्रैक्शन है ना, डिस्कस हम कर चुके हैं रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक के अंदर। ये लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। सबसे पहले लाइट अगर घुसेगी तो कॉर्निया में घुसेगी, कॉर्निया के बाद ही तो जाएगी। ये कॉर्निया है ना बाहर वाला, ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला जो है कॉर्निया है। तो सबसे पहले कॉर्निया मेम्ब्रेन से पास करते हुए लाइट अंदर जाती है, ठीक है। सबसे बाहर वाला कौन है? सबसे बाहर वाला कॉर्निया है, ठीक है नहीं। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो भैया सबसे पहले न्यूटन साहब ही थे जिन्होंने ये स्पेक्ट्रम देखा था, विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं। सबसे पहले न्यूटन साहब ही थे जिन्होंने काम किया था, बाकी सबने अलग अलग काम किए अपने अपने क्षेत्रों में। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कहां बनती है? तो रेटिना पर बनती है, इसका सिंपल सा आंसर है। सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज सनसेट। तो ये किस लिए होता है? स्कैटरिंग की वजह से होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। देखो 2020 के क्वेश्चन है सारे ये, है ना। तो आई होप आज इतने सारे क्वेश्चन और इतना सारा हम लोग, है ना, लेक्चर लेकर के आए, ठीक है। तो आई होप ये आपको जरूर फायदा करेगा आपके आने वाले एनडीए के एग्जाम में, क्योंकि हम बिल्कुल रीसेंट ईयर का पेपर भी आपके साथ डिस्कस कर ही चुके हैं, आगे भी करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स यहां होता है आपका कंप्लीट। 3 लेक्चर अच्छे से अगर आप लोगों ने देखे हैं तो मैं नहीं मानता कि आप एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो छोड़ दोगे एनडीए में, है ना। सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे एनडीए में। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।